जिंदगी, ये गाना सुना है आपने? जिंदगी दो पल की, टाइट्रेशन कब तक हम करेंगे भला। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता। गाना ऐसा होता है, जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला। बेटा हम तो साइंस वाले हैं ना, इंतजार करने से भी कोई फायदा नहीं। तो हमें तो क्या करना है, टाइट्रेशन ही करना है। जिंदगी दो पल की, टाइट्रेशन कब तक हम करेंगे भला। तो टेंशन मत लो। आज लास्ट लेक्चर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। आज लास्ट लेक्चर है आपके यूनिट 5 का। और वो है पोलेरोग्राफी। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस लेक्चर के बाद आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। और पोलेरोग्राफी एक बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए, अच्छा हुआ सर कि ये लास्ट लेक्चर है, क्योंकि टाइट्रेशन कर करके हमारा सर ऐसा हो रखा है। क्योंकि अभी तक हमने बहुत टाइट्रेशन करी है, चाहे एक्वस हो, नॉन एक्वस हो, एसिड बेस हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, मोड्स हो, वोलार्ड हो, मॉडिफाइड वोलार्ड हो, फजांस मेथड हो, ग्रेविमेट्रिक हो, ब्रोमेटोमेट्री हो, सेरीमेट्री हो, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट हो, आयोडेटोमेट्री हो, आयोडीमेट्री हो, आयोडोमेट्री हो, सेरीमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, तरह तरह की टाइट्रेशन करी। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गई, है ना, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन हो गई, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गई, और आपका लास्ट में पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गई। सांस ले लूं। तो बहुत सारी टाइट्रेशन हो गई। अब इतनी सारी टाइट्रेशन हो गई है सर, तो उसके बाद ये आखिरी है बस। अब हम नहीं करेंगे, मत करना, कोई बात नहीं, ये बस आखिरी है। तो पोलेरोग्राफी क्या है वर्ड? पोलेरोग्राफी। तो पोलेरोग्राफी एक टेक्निक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है। पोलेरोग्राफी क्या होता है? पोलेरोग्राफी एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है। ईसीटी का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, या फिर आप बोल लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जहां पर आप करंट का डिटेक्शन करते हैं। आप करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जितनी भी टाइट्रेशन थी उसमें आपने क्या करा था, उसमें आपने ब्यूरेट लिया था, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट को फिल किया था, नीचे आपका फ्लास्क था, फ्लास्क में आपका एनालाइट सॉल्यूशन था, और वहां पर आप 2 से 3 बूंद इंडिकेटर की डालते थे, जैसे कि फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, म्यूरेक्साइड, एरियोक्रोम ब्लैक टी, तरह तरह के इंडिकेटर। डिपेंड करता है कि किस तरह की टाइट्रेशन है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है तो म्यूरेक्साइड, कॉम्प्लेक्सोमेट्री में भी कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा उस हिसाब से म्यूरेक्साइड लेना है, एरियोक्रोम ब्लैक टी लेना है, मतलब कि एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स थे, है ना। और एन नंबर ऑफ टाइट्रेशंस थी, तो डिपेंड करता था कि कौन सा इंडिकेटर कौन से टाइट्रेशन में ले। पर अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर इंडिकेटर लेना ही नहीं है, इंडिकेटर टाइट्रेशन कैसे होगी? अरे मतलब मेरा मतलब है कि वो वाले इंडिकेटर्स नहीं लेने, यहाँ पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेना है। हाँ तो सर ये तो पता है हमें, लास्ट लेक्चर में जब कंडक्टोमेट्री पढ़ा था, पोटेंशियोमेट्री पढ़ा था, तो आपने पहले ही बता दिया था कि हमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में लिया है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, क्योंकि आपको पोलरोग्राफी में पढ़ने हैं 2 इलेक्ट्रोड। पहला है आपका ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, और दूसरा है आपका रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया आपका ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। अभी बात आपको पहले से पता होगी। कौन सी बात सर? याद करो याद करो। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है, बताओ क्या याद है? अरे सर, अगर हमने लास्ट लेक्चर देखा है तो हमें ये बात तो बिल्कुल पता है कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में चेंज आएगा, और एक इलेक्ट्रोड होता है उसको कंपैरिजन करने के लिए, जिसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जिसने पोटेंशियोमेट्री का लेक्चर देखा है उसे पता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलेमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। और मैंने आपको बोला था कि जो कैलेमर इलेक्ट्रोड होता है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो है, पर वो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि वो डिराइव्ड होता है आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और वी कैन से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। अब जिसने लास्ट लेक्चर देखा उसके लिए तो बहुत इजी है सब सुनना। अब जिसने नहीं देखा और डायरेक्ट पोलेरोग्राफी समझने आया है, तो आराम से समझिए मैं जो समझा रहा हूँ। देखो, ये जो पोलेरोग्राफी है, ये जो आपका कंडक्टोमेट्री था, ये जो आपका पोटेंशियोमेट्री था, ये तीनों आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में। मतलब यहाँ पर एक बात तो कॉमन है कि जो भी केमिकल एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये बात ध्यान रखना कि पोटेंशियोमेट्री हो, कंडक्टोमेट्री हो, या फिर आपका पोलेरोग्राफी हो, इन तीनों में एक ही बात कॉमन है कि यहाँ पर आपका जो भी केमिकल एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलरोग्राफी एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जहां पर आप करंट को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? करंट को।
अब जैसे मान लीजिए, अभी तक तो आपके पास क्या था, अभी तक तो आपके पास इंडिकेटर था, पर इस कंडीशन में आपके पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। तो जब कभी भी आप इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का यूज लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दो दे रखे हैं सिलेबस में, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड और रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट बताएं। एंड पॉइंट का मतलब होता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसका हमें पता लगे। तो पता किससे लगेगा? इन दो इलेक्ट्रोड की मदद से लगेगा, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक इक्वेशन भी देखेंगे जिसका नाम है एल्कोविक इक्वेशन। ये साइंटिस्ट का सरनेम है, जैसे गुप्ता, शर्मा, वर्मा, यादव, तो वैसे ही एल्कोविक। ठीक है। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि जब भी आप कोई इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेते हो, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के साथ हमेशा आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लेना होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। और ये भी बताया था कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है, उसका वोल्टेज हमेशा हमेशा फिक्स होता है, स्टेबल होता है और नॉन होता है। आपको पता होता है कि कितना है, जैसे 40 है, 100 है, आपको पता है। तो वोल्टेज इसका हमेशा फिक्स होता है, स्टेबल होता है, नॉन होता है। और वहीं अगर बात करें ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की, तो जैसे जैसे टाइट्रेशन चलेगी या जैसे जैसे कोई भी प्रोसेस चलेगी, तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो वोल्टेज है, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होता रहेगा। फिर हम कंपेयर करेंगे कि कितना चेंज आया, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो तो फिक्स है ना। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंपेयर करेंगे कि इसमें कितना चेंज आया। ये सब लास्ट लेक्चर्स की बातें हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैथोड को माइनस साइन दे रखा है और एनोड को पॉजिटिव साइन दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दे रखा है HCl का। अब ध्यान से सुनते जाना। पोलेरोग्राफी को एक रफली में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब कंसेप्ट को अच्छे से समझना, मजा आ जाएगा अगर समझोगे तो। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लगा रखा है वोल्ट मीटर। क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर। ठीक है। ये वोल्ट मीटर दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। एक तो है आपका कैथोड जो कि नेगेटिवली साइन है, और एक है आपका एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड इलेक्ट्रोड आपका ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है जो कि एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, और आपका जो एनोड इलेक्ट्रोड है वो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड है मतलब कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, और इसका जो वोल्टेज है वो फिक्स होता है, स्टेबल होता है और नॉन होता है। आपको पता होता है कि कितना इसका वोल्टेज है। यहाँ पर लिखा है देखो, फिक्स वोल्टेज होता है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जांपल की बात करूँ तो तीन इलेक्ट्रोड होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलेमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर आपका कैलेमल इलेक्ट्रोड आपने ले रखा है। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड उतना ही जरूरी होता है जितना कि आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जरूरी होता है किसी भी टाइट्रेशन में। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन था आपका HCl का। कौन सा सॉल्यूशन था? HCl का सॉल्यूशन था। तो जब कभी भी मैंने थोड़ा सा करंट यहाँ से पास कराया, थोड़ा सा करंट यहाँ से पास कराने पे क्या होगा, ये जो HCl का सॉल्यूशन था ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो HCl का सॉल्यूशन था, जैसे ही मैंने वोल्टेज पास कराया, करंट पास कराया, वो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। अब आपको पता है कि H प्लस है तो किसकी तरफ जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा। Cl माइनस है तो किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव चार्ज आएगा पॉजिटिव की तरफ, है ना। ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब कभी भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट अप्लाई किया, उसकी वजह से जो हमारा एनालाइट सॉल्यूशन था, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रेक हुआ H प्लस और Cl माइनस में। क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि हमने वोल्टेज को अप्लाई करा। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी ये जल्दी जल्दी टूटेंगे। जब फर्स्ट लेक्चर था हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इनका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये वोल्टेज अप्लाई करने पर भी टूट रहे हैं। दूसरा, इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी ये डिफ्यूज हो जाएंगे, तो भी ये ब्रेक हो जाएंगे, तो भी इनका डिफ्यूजन होगा, तो भी ये आयंस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब आगे देखो, जैसे ही ऐसा काम होता है, जैसे ही H प्लस और Cl माइनस बनता है और H प्लस इस तरफ जाता है, Cl माइनस इस तरफ जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये जो है आपका कंप्लीट सर्किट हो गया। इस तरह से आपका सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही आपका सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और इस करंट को कहते हैं
डिफ्यूजन करंट। क्यों सर डिफ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो HCl था ये डिफ्यूज होके H+Cl- बना। तो जब यहाँ पर डिफ्यूजन खुद ही हो रहा है, तो डिफ्यूजन हो रहा है तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, और डिफ्यूजन करंट को हम लिखते हैं ID से। उसके बाद यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुनो कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पर HCl का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, ये जो HCl है इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो जितना ज्यादा HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। ध्यान से सुनना, अगर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा? ये जो HCl है ये ब्रेक होगा। ज्यादा से ज्यादा HCl ब्रेक होने पे ज्यादा से ज्यादा सर्किट कंप्लीट होगा, जल्दी से जल्दी सर्किट कंप्लीट होगा, और जितनी जल्दी सर्किट कंप्लीट होगा उतना ही अच्छा करंट फ्लो होगा। तो मतलब ये कहने का है कि अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो मेक श्योर कि आपके पास एनालाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा एनालाइट का कंसंट्रेशन, वोल्टेज अप्लाई करने पे उतना ही ज्यादा एनालाइट का कंसंट्रेशन ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएगा, सर्किट कंप्लीट करेगा और ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। और जैसे ही यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होता है हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एल्कोविक। क्या साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, सरनेम है एल्कोविक। अभी जैसे मेरा सरनेम गुप्ता है तो बहुत सारे लोग गुप्ता जी करते रहते हैं, है ना? तो वैसे ही साइंटिस्ट थे एल्कोविक। तो एल्कोविक साइंटिस्ट जी ने क्या करा, उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया उन्होंने। उन्होंने क्या करा, वोल्टेज अप्लाई करा इस इंस्ट्रूमेंट में, वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उन्होंने देखा कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उन्होंने वापस वोल्टेज अप्लाई किया, फिर करंट देखा, फिर अलग वोल्टेज अप्लाई किया, फिर करंट देखा। तो मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम है एल्कोविक, डी इल्कोविक। पूरा नाम क्या है? डी, डी से उनका नाम है, डी इल्कोविक। तो जो साइंटिस्ट थे डी इल्कोविक, उन्होंने क्या करा, अलग अलग वोल्टेज लगाया कि इतना वोल्टेज दूं तो कितना करंट निकलेगा, इतना वोल्टेज दूं तो कितना करंट निकलेगा, अब थोड़ा वोल्टेज कम कर दूं तो कितना करंट निकलेगा। तो अलग अलग वोल्टेज पे उन्होंने करंट को चेक करा। फिर उन्हें लास्ट में ये पता लगा कि अगर आपको करंट पता है, अगर आपको डिफ्यूजन करंट पता है, उन्होंने क्या करा था, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट प्रोड्यूस करवाया था। तो उन्होंने लास्ट में एक ही स्टेटमेंट दिया अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास डिफ्यूजन करंट है तो उससे आप पता कर सकते हो कि कितना कंसंट्रेशन है एनालाइट का। क्या बोला उन्होंने? कि अगर आपके पास डिफ्यूजन करंट है तो आप पता कर सकते हो कि कितना कंसंट्रेशन है एनालाइट का। मतलब कि अगर आपके पास आईडी है डिफ्यूजन करंट, तो आपको पता लग जाएगा कि एनालाइट का कंसंट्रेशन कितना है। और वही तो हमें चाहिए, हमें एनालाइट का कंसंट्रेशन ही तो निकालना था। तो कैसे पता लग जाएगा? क्योंकि जितना ज्यादा डिफ्यूजन करंट होगा मतलब कि उतना ही ज्यादा एनालाइट था, उतना ही ज्यादा एनालाइट टूटा, उतना ही जल्दी सर्किट कंप्लीट हुआ और उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन करंट आया। मतलब हमें ये बात पता लग गई कि अगर एनालाइट में, या फिर आप बोल लीजिए आपका जो सैंपल कंसंट्रेशन है, जो आपका डिजायर्ड सैंपल कंसंट्रेशन है, अगर वो ज्यादा है तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे पता लग जाएगा। ये किसने बताया था? एल्कोविक ने पता लगाया था। ठीक है, और बार बार वो रीडिंग किस में चेक करते थे? गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया था, वोल्टेज अप्लाई करते थे, करंट चेक करते थे, वोल्टेज अप्लाई करते थे, करंट चेक करते थे। और कहाँ पे देखते थे? गैल्वेनोमीटर में। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके पास डिफ्यूजन करंट है तो आप इजीली एनालाइट का कंसंट्रेशन पता कर सकते हो। टेम्परेचर वाली बात मैंने आपको बताई थी कि डिफ्यूजन जो होता है टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि आयंस उतने ही ज्यादा ब्रेक होंगे जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। क्लियर है आपको ये सब? चलिए, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि पोलेरोग्राफी तो एक प्रोसेस हो गया। पोलेरोग्राफी क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहां पर आप क्या करते हो? करंट को मेजर करते हो। क्या करते हो भाइयों? करंट को मेजर करते हो। तो पोलेरोग्राफी इज इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक जहां पर आप करंट को मेजर करते हो। साथ ही साथ पोलेरोग्राफी एक तरह का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है। देखो, अभी तक ये तो पता है कि क्वांटिटेटिव का मतलब है कि आप क्वांटिटी पता कर लो कि आपके जो एनालाइट का कंसंट्रेशन है, आपका जो डिजायर्ड आयन का, डिजायर्ड मेटल का कंसंट्रेशन है वो कितना है, आपके सॉल्यूशन में सैंपल कितना है वो आपने पता कर लिया, तो क्वांटिटी पता कर ली। पर एक बात और सुनो कि पोलेरोग्राफी से आप क्वालिटी भी पता कर सकते हो। इट इज ऑल्सो ए क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो पोलेरोग्राफी इट इज ए क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है,
अब जो इंस्ट्रूमेंट पोलेरोग्राफी में मदद करता है, जो इंस्ट्रूमेंट पोलेरोग्राफी प्रोसेस को पूरा करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, और इसका जो ग्राफ बनता है उसको क्या कहते हैं? एक तरफ तो है इंस्ट्रूमेंट, एक तरफ है ग्राफ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ दिखाता हूँ पहले तो। सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्राफ को कहेंगे पोलेरोग्राम। ये बात ध्यान रखना, बच्चों को लगेगा कंफ्यूजिंग, पर ध्यान रखना, ग्राफ को क्या कहेंगे? पोलेरोग्राम। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है पोलेरोग्राफी करवाने के लिए, मान लीजिए पोलेरोग्राफी करवानी है, तो पोलेरोग्राफी करवाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं पोलेरोग्राफ। सर आप पागल हो गए हो क्या? उल्टा उल्टा बोल रहे हो? अरे नहीं भाई, सही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पोलेरोग्राफ। और जो ग्राफ मिल रहा है उसका नाम क्या है? पोलेरोग्राम। थोड़ा सा उल्टा है, जैसे आपको ईसीजी का पता होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वैसे ही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो आप इतना याद रखिए कि इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। देखो मैं इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलेरोग्राफ। क्या है? पोलेरोग्राफ। पर आपका जो ग्राफ मिल रहा है पोलेरोग्राफी से, उसका नाम है पोलेरोग्राम। तो ग्राफ को क्या कहेंगे? पोलेरोग्राम। अब ग्राफ कैसे मिलेगा वो देखो। मैंने आपको बोला कि साइंटिस्ट भैया जो आए थे उन्होंने क्या करा था? सर इल्कोविक साइंटिस्ट ने क्या करा था? वोल्टेज अलग अलग चेंज करके देखा था, और फिर देखा था कि डिफ्यूजन करंट में क्या फर्क आ रहा है, और ये सब उन्होंने गैल्वेनोमीटर पे देखा था। और ये साइंटिस्ट खड़े भी हो गए, साइंटिस्ट बोल भी रहे हैं कि हाँ मैंने देखा था, मैंने देखा था। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? मैंने कहा अगर आपने ये सब देखा है तो फिर आपने ग्राफ नहीं बनाया? बोले मैंने बनाया है ना, जब मैं वोल्टेज चेंज करके देख रहा हूँ तो करंट में कितना चेंज आ रहा है उसका मैंने ग्राफ बनाया है। जहां पर मैंने वोल्टेज को, जो भी मैं वोल्टेज लगाता था बार बार अप्लाई करता था, उसको एक्स एक्सिस पे लिया है, और जो करंट उसके बाद आता था उसको वाई एक्सिस पे लिया है। तो आप देख सकते हैं जो अप्लाइड वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस पे है, और जो करंट आता था वो वाई एक्सिस पे है। और यहाँ पर जो ग्राफ आपको मिलेगा वो मिलेगा सिग्मोइड शेप का। ये जो ग्राफ है आपका सिग्मोइड शेप का है, कुछ इस तरह से सिग्मोइड शेप का ग्राफ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दो बातें जो जानना बेहद जरूरी है। देखो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, पर जितना आपका काम का है उतना ही बताऊंगा। मतलब कि अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करते जाओ, अलग अलग डिफ्यूजन करंट आता जाएगा। तो यहाँ पर आपको ग्राफ में दो चीज याद रखनी है। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन करंट, क्योंकि हमने ये बोला था कि जितना ज्यादा एनालाइट का कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा एनालाइट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगा। ये मैंने आपको बोल दिया था, अभी स्टार्टिंग में बोला था ना, कि जितना ज्यादा एनालाइट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगा। ये देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन करंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ये बात मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एनालाइट उतना ज्यादा करंट, तो पता लग रहा है ना, तो इट इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस क्वांटिटी का पता लग रहा है। और वहीं आप देख सकते हैं दिस इज अ हाफ वेव पोटेंशियल। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आयंस कन्वर्ट होते हैं। तो दिस इज योर हाफ वेव पोटेंशियल, है ना? तो हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि एक एक आइडिया हमें लग रहा है कि ये क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, है ना? तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अलग अलग होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली डू क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब कि इसकी मदद से, ये जो आपका हाफ वेव पोटेंशियल है, इसकी मदद से हम इजीली क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब कि हम पता लगा सकते हैं कि इस सैंपल में कौन सा आयन है, कौन सा मेटल है, कौन सा डिजायर्ड एलिमेंट है जो हम आइसोलेट कर रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी हम पता कर रहे हैं। ये कंसेप्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि पोलेरोग्राफी जो होता है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस करता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज डिफ्यूजन करंट, जहां से मिल रहा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दिस इज हाफ वेव पोटेंशियल, जहां से मिल रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जो ग्राफ आपको मिल रहा है उसको बोलेंगे पोलेरोग्राम। ठीक है? अब इल्कोविक इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि भाई साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो तो हमें समझ में आ गया। अब इसकी इक्वेशन क्या है इल्कोविक की? देखो, ID मतलब डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू 607 एंड D1/2 M2/3 T1/6 एंड C। इनका मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। M का मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ मर्करी। अभी जब हम ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे ना, तब आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और ये आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि डी जो होता है, डी का मतलब डिफ्यूजन करंट, सॉरी, डी का मतलब डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, वो जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो यहाँ पर आयंस जो है जल्दी जल्दी ब्रेक होते हैं, बोला मैंने आपको शुरू में ही। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। एल्कोविक इक्वेशन को 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको बता देना है कि एल्कोविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने वोल्टेज अप्लाई करा और देखा कि करंट में क्या चेंज आ रहा है, उन्होंने ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ करा, और उनका ये कंक्लूजन निकला कि जब आप वोल्टेज को अप्लाई करोगे तो अलग अलग करंट आएगा। और अगर आपको करंट पता होगा, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का सैंपल का डिफ्यूजन करंट पता है, तो आप इजीली उससे कंसंट्रेशन पता कर सकते हो एनालाइट का। और फिर उन्होंने ये इक्वेशन दे दी थी जो है आई डी इज इक्वल टू 607 एन D1/2 M2/3 T1/6 C, जहां पर आपको ये सारी चीजें लिख देनी है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में आता है। चलिए ठीक है सर, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। ये आपको पूरी थ्योरी दे रखी है, जो भी मैंने आपको बोला कि इट इज ए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, जहाँ पर आप मेजर करते हो करंट का कि कितना करंट है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है, ट्रेस मेटल को एनालाइज कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना कि जो पोलेरोग्राफी होती है, पोलेरोग्राफी को इन्वेंट किया था एवोर्स्की ने 1922 में। कब किया था? 1922 में इन्वेंट किया था। ठीक है, चलिए, अब ये जो पोलेरोग्राफी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है पोलेरोग्राफिक एनालिसिस। ये सारी बात आपको याद है? आपको याद होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, आपको याद होना चाहिए ग्राफ को क्या कहते हैं, आपको याद होना चाहिए ग्राफ कैसे होता है, आपको याद होना चाहिए एल्कोविक इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ये जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है ना, जैसे कि आपका ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिटेल स्टडी करेंगे। और फिर ये आपका रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये भी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं कि जैसे जैसे टाइट्रेशन हो रही है तो इनकी रीडिंग्स चेंज होती जाती है। पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो वो इलेक्ट्रोड होते हैं कि चाहे टाइट्रेशन कराओ, कुछ ही कराओ, हमारा वोल्टेज फिक्स है, स्टेबल है, और तुम्हें पता भी होगा कि कितना है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे पोलेरोग्राफी की। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आपका ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, पर अभी 5 मिनट में सारा याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ उस पार्ट को जिस पार्ट को मुझे पढ़ाना है। एक सेकेंड, बहुत टाइम हो गया ना इस फीचर को यूज करें, देखते हैं कैसा फीचर है। चलो आ जाओ आ जाओ, शाबाश। चलिए, अभी आपको दिख रहा है ना, वही पार्ट दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा है कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? एनोड, एनोड के ऊपर क्या चार्ज दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड बनाओगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वहां पर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 3। कैथोड, एनोड, और एक और मैं आपको बताऊंगा कौन सा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो होता है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड इन पोलेरोग्राफी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। करंट को मेजर करेंगे यहाँ पर हम, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे यहाँ पर हम, ये सारी बातें आपको क्लियर है ना? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, पता है ना? तो आप देख सकते हैं कैथोड है और एक एनोड है। यहाँ से आप नाइट्रोजन को इन कर रहे हो, यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, अभी नाइट्रोजन को इस सैंपल में क्यों डाला जाता है? सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन को हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में क्यों डाला जाता है। तो नाइट्रोजन को हम एनालाइट सॉल्यूशन में इसलिए फिल करते हैं क्योंकि एनालाइट सॉल्यूशन में जो भी ऑक्सीजन है वो निकल जाए, वो निकल जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन होने की वजह से हो सकता है हमारा जो टाइट्रेशन है, हमारा जो एंड पॉइंट है, हमारी जो पोलरोग्राफी है, उसका रिजल्ट खराब आए। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में जो भी ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम नाइट्रोजन को इन करते हैं। क्लियर हुआ? अब आप देख सकते हैं ये है मरकरी का रिजर्वायर, मतलब कि यहाँ पर मरकरी जो है फिल हो रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मरकरी फिल है और ये कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट है। और वो जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। इस कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर होता है 20 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है सर, हमें पता लग गया कि ये जो मरकरी रिजर्वायर है ये एक आपकी कैपिलरी ट्यूब से कनेक्टेड है, और जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, उसका डायामीटर होता है 20 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब आगे चलिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है मरकरी का ड्रॉप। देखिए, मरकरी का रिजर्वायर है, मतलब कि यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छे से फिल है। अब जैसे जैसे मरकरी नीचे आएगी तो नीचे आके यहाँ पर
धीरे धीरे एक छोटी बूंद आई, वो बूंद बड़ी होगी बड़ी होगी बड़ी होगी, फिर गिरेगी। जैसे कि मान लीजिए मैं शावर से नहा रहा हूँ, मस्त मजे आ रहे हैं, उसके बाद मैंने शावर बंद कर दिया, तो शावर बंद करने के बाद भी 1 मिनट तक क्या होगा, ऊपर से एक बूंद आएगी, वो बूंद बड़ी होगी बड़ी होगी बड़ी होगी, फिर मेरे सिर पे गिरेगी, फिर बूंद आएगी, फिर बड़ी होगी बड़ी होगी बड़ी होगी, फिर मेरे सिर पे गिरेगी। तो वैसे ही यहाँ पर जो मरकरी होता है, वो मरकरी की बूंद आती है, वो बूंद थोड़ी सी बड़ी होती है और फिर नीचे गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मरकरी का ड्रॉप है, वो 1 मिनट में 5 से 30 ड्रॉप बनते हैं। यहाँ पर कितने ड्रॉप गिरते हैं? 1 मिनट में 5 से 30 ड्रॉप यहाँ पर गिरते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एनोड है, यहाँ पर ये जो कैथोड है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है। ये कनेक्टेड है, देखिए हमारी बैटरी वगैरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, यही इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल होता है। देखिए ये इलेक्ट्रोड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, जिसका वोल्टेज फिक्स नहीं रहता है, जो कि वेरिएट करता है, और यही इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल है। कैसा है? पोलराइजेबल। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा? ठीक है सर, हमें पता लग गया नाइट्रोजन क्यों डालते हैं, मरकरी रिजर्वायर क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब का क्या लेंथ है, क्या डायमीटर है, मरकरी का ड्रॉप कितना गिरता है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये 3 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। 3 इलेक्ट्रोड से सर कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो सर हमें एक कैथोड दिख रहा है, एक एनोड दिख रहा है, बस इतना ही दिख रहा है। फिर आप तीन तीन कैसे कर रहे हो? देखो ध्यान से देखना, ये क्या है? ये एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। क्या था वो? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड था। तो सपोज ये आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड था ना। अब उसके साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे? हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे। और इन दोनों को किससे कनेक्ट करेंगे? हम सोल्ट ब्रिज जो होता है उससे कनेक्ट करेंगे, जिसमें केसीएल का सॉल्यूशन फिल होता है, उससे कनेक्ट करेंगे ना। तो ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड था इधर, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, इस ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में आपने क्या देखा कि एक तो कैथोड साइड भी है और एक एनोड साइड भी है। क्या आपने देख लिया? है ना। तो एक इलेक्ट्रोड तो ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, और इसको कनेक्ट भी तो करेंगे रेफरेंस, आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से, जो कि कैलेवल आप यूज ले रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए आपको मैंने ऐसे बोला कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड है। और ये जो आपका एनोड है ना, ये एनोड किसकी तरह काम करता है? मरकरी पूल होता है। ये क्या होता है? मरकरी पूल। और इस एनोड का जो मरकरी पूल होता है, ये होता है 50 सेंटीमीटर का। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर का। ठीक है सर, हमें यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, आगे चलें। चलो, अब यहाँ पर मैंने आपका एनालाइट सॉल्यूशन भरा है। क्या भरा है? एनालाइट सॉल्यूशन, जो कि है मेरा सिल्वर वाला, सिल्वर का सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए AgSO4 है, कुछ भी है, सिल्वर सल्फेट है, कुछ भी है ना। Ag का सॉल्यूशन है, सिल्वर का सॉल्यूशन है। यहाँ पर सिल्वर का सॉल्यूशन हमारा एनालाइट सॉल्यूशन है। दिस इज योर एनालाइट सॉल्यूशन, जो कि आपको पता लगाना है वगैरह वगैरह। ये आपका एनालाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर मैं एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भी फिल करूंगा, जैसे कि KCl, जैसे कि NaCl। दिस इज योर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि यहाँ पर फिल करने होते हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका एनालाइट का सॉल्यूशन यहाँ पर फिल है, उससे 50 से 100 गुना ज्यादा आपको सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट फिल करने हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, जो भी आपका एनालाइट का सॉल्यूशन है, आइदर इट इज सिल्वर सल्फेट, जो भी है, सिल्वर क्लोराइड, जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन है, उसके अलावा आपको सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट लेना है, जैसे कि KCl हो गया, NaCl हो गया। और वो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट 50 to 100 टाइम ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू हमारा नॉर्मल जो हमने सैंपल लिया है, एनालाइट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब देखो, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये ड्रॉप गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं है, कोई खराबी, कोई गंदगी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये चल रहा है। मतलब कि वही बात हो गई कि चलती बाइक तो अच्छी है, पर अगर वही बाइक खड़ी कर दो 2 साल, तो उसका इंजन गया है ना, उसकी बैटरी गई, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, बैटरी खराब हो जाती है उसकी। तो वैसे ही यहाँ पर ये कंटिन्यू फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो गया। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए होता है, और 50 to 100 टाइम ज्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू एनालाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ से करंट अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे, उसके बाद क्या होगा कि ये जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए आपने KCl का सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो ये जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये ब्रेक हो जाएगा K+Cl- में, जैसे ही आपने करंट को अप्लाई किया। तो जैसे ये ब्रेक हुआ, ये यहाँ पर जाके आपका जो कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, उसके पास चल जाएगा। K+ कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास ही जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट था, जो भी था, यहाँ पर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देता हूँ। जो भी आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट था, जैसे कि KCl, तो वो ब्रेक हुआ K+Cl- में। अब आपको पता ही है कि K+ है और ये माइनस है, तो ये K+ यहाँ पर आके इस तरह से जम जाएगा। और ये K+ क्या बना लेता है? डबल लेयर बना लेता है, जिसको बोलते हैं हेल्म होल्ट्ज डबल लेयर। क्या बना लेते हैं?
हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बना लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से डबल लेयर बन चुकी है, ऊपर और फिर ये नीचे डबल लेयर बन चुकी है। ठीक है, अब हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन कौन है? हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन तो सर एजी वाला है। तो वो बेचारा एजी आएगा, सिल्वर आएगा, बोले मेरे को तो जाने दो, मैं तो एनालाइट का सॉल्यूशन हूँ। तो वो Ag+2 यहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ आने की कोशिश करेगा। Ag+2 क्यों हुआ? क्योंकि वोल्टेज अप्लाई किया तो ये भी तो टूटेगा। तो Ag+2 इस लेयर के बीच में से जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आपको देखो कि ये जो Ag+2 है ये लेयर के बीच में से जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो डिफ्यूज कर रहा है डबल लेयर को। जो भी ये डबल लेयर बनी है ना, इसकी डिफ्यूज करके वो अंदर जा रहा है। और जब वो अंदर जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां से, और वो 2Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? 2Ag में। मतलब कि यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर? तो इस तरह से ये पूरा काम करता है। ये तो आपका हाफ सेल हुआ, मतलब कि आपका इंडिकेटर वाला हुआ, यही आपको पढ़ना था। दिस इज योर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब उधर का रेफरेंस वाला तो कैलेमल है, जो कि आप पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हो। और वैसे कनेक्ट करना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको बस ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड ही बताना है। तो ऐसे ड्रॉप बनती जाती है और गिरती जाती है, बनती जाती है, गिरती जाती है, और ये बढ़िया काम है। तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड क्लियर हुआ आपको? चलिए, यहाँ पर आपको इसकी सारी थ्योरी लिखी हुई है। कैन बी हाईली सेंसिटिव टू डिटेक्ट द ट्रेस अमाउंट ऑफ एनालाइट। छोटे से छोटे एनालाइट का ये पता लगा लेता है। और मर्करी टॉक्सिक होता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल हैंडलिंग चाहिए, क्योंकि मर्करी टॉक्सिक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एडवांटेज दे रखे हैं कि फ्रेश इलेक्ट्रोड सरफेस है, क्योंकि हर बार नई मरकरी की जो है बूंद बनती जा रही है। तो इलेक्ट्रोड सरफेस एकदम फ्रेश है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, छोटे से छोटे ट्रेस एलिमेंट को, जो रेयर एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट है बहुत ही कम मात्रा में, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, ये कोई दिक्कत नहीं आती इसको। द कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ फ्रेश मर्करी ड्रॉपलेट अलाउ फॉर ए स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल सिग्नल। कंटिन्यूस फॉर्मेशन हो रहा है मर्करी ड्रॉपलेट का, तो उससे एक स्टेबल सिग्नल जनरेट हो रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, काम चलता जा रहा है। वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल, मतलब कि ये जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी, मतलब कि इट कैन बी यूज फॉर वेरियस इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, जैसे कि आपके पोलरोग्राफी में आप यूज कर रहे हो, साथ ही साथ आप वोल्टेमेट्री में यूज कर सकते हो, एम्पेरोमेट्री में यूज कर सकते हो। तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के कई सारे फायदे हैं। नुकसान की बात करूं तो मर्करी टॉक्सिक है, यह नुकसान है। इसका पैसा ज्यादा लगता है, यह नुकसान है। और इसका कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस है, इसको मेंटेन करना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस होता है। उसके बाद होता है आपका रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब नाम से पता लग रहा, प्लैटिनम। प्लैटिनम क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लैटिनम जो होता है, सबसे पहली बात तो वो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास कर लेता है। फिर प्लेटिनम जो होता है वो इनर्ट होता है। कैसा होता है? इनर्ट होता है, मतलब कि नॉन रिएक्टिव होता है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो या चाहे वो कोई सा भी एनालाइट सॉल्यूशन हो, उसको किसी से कोई मतलब, वो नॉन रिएक्टिव होता है। साथ ही साथ जो प्लेटिनम होता है वो स्टेबल होता है। साथ ही साथ प्लेटिनम में कोरोजन के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारे रीजन है जो आपने प्लेटिनम यूज लिया है यहाँ पे। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, या फिर आप बोल लीजिए रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम तो क्यों यूज लिया बता दिया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, स्टेबल है, कोरोजन फ्री है। कोरोजन नहीं होता, कोरोजन फ्री है, इसलिए प्लेटिनम को यूज लिया। प्लेटिनम का सिंबल Pt। अब ये रोटेटिंग क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटिनम का मेटल पीस है वो रोटेट करेगा, एक एक्सिस पे एक शाफ्ट पे वो रोटेट करेगा। और रोटेट करने से क्या फायदा है? जैसे मान लीजिए ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने से ये फायदा है कि जो भी एनालाइट का सॉल्यूशन है वो अच्छे से मिक्स होता रहेगा। अब एक बात जो मैंने आपको कंडक्टोमेट्री में और पोटेंशियोमेट्री में बताना भूल गया, कि उन दोनों डायग्राम में नीचे लगे हुए हैं मैग्नेटिक स्टीरर। मैग्नेटिक स्टीरर का भी यही काम होता है कि वो मिक्सिंग करता है, मिक्सिंग करता है, और जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से मिक्स कर देता है, जो आयंस है उनको अच्छे से मिक्स कर देता है। तो मैग्नेटिक स्टीरर इज जस्ट फॉर मिक्सिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि रोटेटिंग से याद आ गया मुझे मिक्सिंग करना। तो रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लेटिनम का एक मेटल पीस लेना है जिसको आप एक्सपेरिमेंट में यूज लोगे, और उस मेटल पीस को आप सबमर्ज कर देना, इस तरह से सॉल्यूशन में डाल देना। फिर आपको पता होना चाहिए कि वो जो है रोटेट करेगा एक शाफ्ट पे, एक एक्सिस पे अपने। ठीक है, तो ये जो रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये भी एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, मतलब कि इसका वोल्टेज फिक्स नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, और चेंज होता जाएगा एनालाइट के कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, इट इज यूज इन केस ऑफ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ये जो रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था ना, एक सेकंड में आपको लेके चलता हूँ। ये जो आपका रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था, इसमें हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते थे? +0.4 से -1.8 वोल्ट। प्लस
0.4 वोल्ट से -1.8 वोल्ट, इसके ज़्यादा और इससे कम हम अप्लाई नहीं कर सकते। पर अगर बात करें हमारा नेक्स्ट जो है रोटेटिंग वाला, हमने वहां पर क्या देखा था, +0.4 से -1.8, ये देखा था। तो अगर +0.4 से ज़्यादा करना हो तो, अगर वोल्टेज मुझे ज़्यादा अप्लाई करना है तो उस केस में मैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड तो यूज़ ले ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा वोल्टेज तो 0.4 से ज़्यादा है। 0.4 से ज़्यादा वो काम ही नहीं करेगा। उसका रेंज क्या है, +0.4 से लेकर -1.8 वोल्ट तक वो रेंज रखता है अपनी वोल्टेज की, है ना। कितना वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ही मैं काम करूंगा। अगर मुझे 0.4 से ज़्यादा अप्लाई करना है तो उस कंडीशन में मैं यूज़ करूंगा रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इट इज़ यूज इन केस ऑफ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, जैसे कि 0.4 से ज़्यादा अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं ये वाला इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ करूंगा। ठीक है, इसका डायग्राम देखो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉपर वायर दिख रहा है। ठीक है, ये मरकरी रिजर्वायर है, मरकरी को एचजी से लिखते हैं, मरकरी का रिजर्वायर है ये। और मरकरी का रिजर्वायर मतलब यहाँ पर मरकरी फिल होती है। ये आपका कॉपर का वायर है, ये आपका प्लेटिनम का है। प्लेटिनम का क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। और यही प्लेटिनम जो है इलेक्ट्रोलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट है तो ये रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट से। और प्लेटिनम गुड कंडक्टर भी है। ठीक है, अब देखो, ये जो मरकरी का रिजर्वायर होता है, इसकी अगर मैं साइज देखो तो ये 21 से 22 डायमीटर का होता है। मतलब इसकी लेंथ तो 5 सेंटीमीटर होती है, पर इसका जो डायमीटर है वो 21 से 22 mm होता है। ये जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पे लिखी है 5 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है, 21 to 22 mm। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलेक्ट्रोड है, इसका जो लेंथ होता है वो होता है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे जो आपका प्लेटिनम वायर निकला हुआ है उसका 5 to 6 mm वो लॉन्ग होता है। और उसका डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 0.5 mm उसका डायमीटर होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि प्लेटिनम वायर जो रोटेटिंग, सॉरी हाँ, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में जो प्लेटिनम वायर है उसका जो लेंथ है वो कितना है, उसका जो डायमीटर है वो कितना है। तो प्लेटिनम वायर जो है उसका लेंथ है 5 to 6 mm और उसका डायमीटर है 0.5 mm डायमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है कि माउंटेड ऑन मोटोराइज शाफ्ट, इसको कहाँ पे रखेंगे, शाफ्ट पे रखेंगे, मोटोराइज शाफ्ट पे रखेंगे। मतलब कि मोटर ऑन होगी और ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। और इसकी रोटेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहे तो तेज रोटेट करा सकते हैं, हम चाहे तो धीरे धीरे रोटेट करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कैसी रिक्वायरमेंट है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही रोटेशन होगा, रोटेशन होने से क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ आयन अच्छे से होगा और अच्छे से मिक्सिंग भी होगी। तो इसको कब अप्लाई करेंगे, जब 0.4 वोल्टेज से ज़्यादा हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। अब इसके एडवांटेज बहुत अच्छे हैं कि भाई वही वाली बात है, एडवांटेज में प्लेटिनम ले रहे हैं तो प्लेटिनम कोरोजन फ्री है, गुड कंडक्टर है, स्टेबल है, बहुत सारे फायदे हैं। वर्किंग में कुछ नहीं है, पोटेंशियल अप्लाई करो, वोल्टेज अप्लाई करो, रोटेशन एनहांस करो, बस। और ये का काम आता है, वोल्टमेट्री में भी काम आता है, पोलरोग्राफी में भी काम आता है और अदर इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स में ये काम आता है। चलिए, प्लेटिनम सरफेस एक्सपोज होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद एडवांटेज दे रखे हैं, इम्प्रूव्ड मास ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब समझिए कि ये जो आपका रोटेटिंग है ना, रोटेशन से क्या हो रहा है, द रोटेशन प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कुछ भी रिएक्शन हो रही है ना, मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, NaCl था, NaCl टूटा Na+Cl- में। अब वो NaCl कहीं जाके एक्यूमुलेट ना हो जाए, कहीं जाके इकट्ठा ना हो जाए, तो अच्छे से मिक्सिंग कर रहा है, मतलब कि दूर दूर रखेगा, दूर दूर दूर। अभी जैसे मान लीजिए ये एक्यूमुलेट होने आ रहा है, पर यहाँ मिक्सिंग चल रही तो ये फिर दूर हो जाएगा, तो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे। तो मास ट्रांसपोर्ट जो है इम्प्रूव होता है। सेंसिटिविटी अच्छी है इसकी, है ना। बाय एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन आप कंट्रोल कर सकते हो डिफ्यूजन ऑफ द आयन। जैसे मान लीजिए मेरे को तेज करना है, धीरे करना है, वो मैंने आपको बता दिया, तो ये भी फायदा है। इनर्ट मटेरियल प्लेटिनम, और ये जो रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये वर्सेटाइल एप्लीकेशन है इसकी, जैसे कि बहुत जगह यूज कर सकते हो आप। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस में, सरफेस इंटरेक्शन की स्टडी में, काइनेटिक्स की स्टडी में, कई जगह यूज कर सकते हैं। फिर पोलेरोग्राफी की एप्लीकेशन, देखो हमारे दोनों इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने देखा था ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, फिर हमने देखा था प्लेटिनम रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दोनों कंप्लीट हो गए। अब देखो पोलेरोग्राफी की क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि ट्रेस मेटल को एनालाइज कर देता है। ठीक है, जैसे कि आपका लेड हो गया, कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, उनको एनालाइज कर लेगा विथ हाई सेंसिटिविटी। साथ ही साथ इट इज यूज टू मॉनिटर द पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट में कितना पॉल्यूटेंट है, जैसे वाटर की क्वालिटी कितनी है,
या टॉक्सिक मेटल का डिटेक्शन करना हो तो सभी में ये काम आता है। जैसे वाटर की क्वालिटी चेक करनी है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट चेक करना है, या फिर आपको टॉक्सिक मेटल का कंसंट्रेशन चेक करना है, या फिर आपको ट्रेस मेटल का कंसंट्रेशन चेक करना है या उसको एनालाइज करना है। ठीक है, साथ ही साथ कंपोजिशन ऑफ ड्रग को एनालाइज करने में और क्वांटिफिकेशन करने में। जैसे मान लीजिए आपके पास ड्रग है, आपके पास पीसीएम है 500 mg, पैरासीटामोल है 500 mg। अब मुझे ये चेक करना है कि इसमें 500 mg ड्रग है या ज़्यादा कम है। मान लीजिए इसमें कम निकला, इसमें 250 mg निकला, तो मैंने कैसे चेक किया? मैंने चेक किया विद द हेल्प ऑफ हमारा पोलेरोग्राफी। ठीक है, तो पोलेरोग्राफी से आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका कितना क्वांटिफिकेशन है। इट इज ऑल्सो यूज इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टू मेजर द मेटल आयन इन ब्लड और यूरिन। अगर मैं ब्लड सैंपल लेता हूँ, यूरिन सैंपल लेता हूँ, और मुझे पता करना है कि मेरे ब्लड सैंपल में या मेरे यूरिन सैंपल में किसी आयन का पता करना है, तो उस आयन का कितना कंसंट्रेशन है वो भी मैं पता कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पोलेरोग्राफी। तो हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में आयन का कंसंट्रेशन पता करना हो, या फिर हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट का क्वांटिफिकेशन करना हो, या फिर टॉक्सिक मेटल का पता करना हो, या फिर एनवायरमेंट में पोल्यूटेंट का पता करना है, वाटर की क्वालिटी का पता करना है, ट्रेस मेटल को एनालाइज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पोलेरोग्राफी आप ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, और मेजर कर सकते हैं आप एंटीऑक्सीडेंट को आपके फूड और बेवरेजेस में। ठीक है, आर्सेनिक मरकरी को डिटेक्ट कर सकते हैं, वाटर कंटामिनेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ पोलेरोग्राफी। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर के साथ आज हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को कंप्लीटली कवर कर लिया है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। फिर और भी लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर तो वैसे पूरा कंप्लीट है, पुराना है, पर नोट्स एक नंबर है। थोड़ी सी राइटिंग समझो, मेरे कंसेप्ट समझो, बहुत अच्छे नोट्स है ना। पैथोफिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एचएपी सेकंड, सब कुछ बेस्ट है सेकंड सेमेस्टर का। बस थोड़ी सी नोट्स की राइटिंग में प्रॉब्लम है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर ये वाला लेक्चर तो नया करो, तो उस वीडियो के नीचे जाओ, सेकंड सेमेस्टर की वीडियो के नीचे, और बोल दो कि सर ये वाला लेक्चर नया दो, बना देंगे। आप ही के लिए तो है, बना देंगे। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं, ये जो पोलेरोग्राफी के और बथेरे नोट्स है, ये जितने भी नोट्स है ये आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। तो जाइए, जाके वेबसाइट विजिट कीजिए। और अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो जाके जुड़िए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन से, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। वहां पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, जीपेट का, नाइपर का, रेलवे फार्मासिस्ट का। और साथ ही साथ अगर आपको मीम्स चाहिए, डेली अपडेट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए, तो वेबसाइट तो है ही, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, आप सभी से जुड़ सकते हो। हर जगह जाकर सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।